अच्छा, जब से मेरी आवाज आ रही थी कि आप सब लोगों को? यस सर। ओके। तो लघु सिंचाई परियोजना कौन सी हो गई? 0 से 2000 हेक्टेयर के मध्य। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य। और बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन को जो कवर करती है वो बड़ी परियोजनाएं मानी जाती हैं। वहीं यदि सर्वाधिक योगदान किसका है इन तीनों परियोजनाओं में, तो सर्वाधिक योगदान है राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाओं का। राजस्थान में सर्वाधिक योगदान इनका है। राजस्थान में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। लघु सिंचाई परियोजना राजस्थान में ज्यादा है, उसके अलावा मध्यम या बृहद सिंचाई परियोजना राजस्थान में कम है। तो सर्वाधिक योगदान के रूप में अपन किसे देखते हैं? लघु सिंचाई परियोजनाओं को देखते हैं। लिख लिया तो बता देना। लिख लिए सर। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से। नलकूपों से कहां होती है? जयपुर में। कितनी होती है? 49.94%। कुओं से? कुओं से कहां होती है सर्वाधिक? जयपुर में। कितनी होती है? 4.41%। उसके बाद नहरों की बात की अपन ने। नहरों से कितनी होती है? श्रीगंगानगर में 23 पॉइंट। उसके अलावा तालाब से भीलवाड़ा कितनी होती है? 43%। अभी लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना आगे पढ़ेंगे, पर अपन अभी खाली इनका कंसेप्ट समझ रहे हैं कि लघु सिंचाई परियोजना क्या होती है, मध्यम क्या होती है, वृहद क्या होती है। उसके बाद सीधी कौन कौन सी लघु है, मध्यम कौन सी है, वृहद कौन सी है? अब अपन देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? ये आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है? क्या हो सकती है? नाम से पता नहीं चल रहा।
बहु बहुत उद्देश्य, वे परियोजनाएं जिनके बहुत सारे उद्देश्य हों, जिसके माध्यम से सिंचाई भी की जा रही है, पेयजल भी हो रहा है और बिजली का निर्माण भी हो रहा है, उनको अपन कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कुछ राजस्थान में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको अपन बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर पढ़ेंगे। जो बड़ी बड़ी परियोजना जिनसे सिंचाई भी हो रही है, पेयजल की आपूर्ति हो रही है ना, और उसके अलावा बिजली का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में लिखिए, वे परियोजनाएं जिनके दो या दो से अधिक उद्देश्य हों, जिनके दो या दो से अधिक उद्देश्य हों, जैसे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत। तो राजस्थान में भी ये कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं। नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जब राजस्थान में जो भारत महोत्सव में पहली जब बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी, भारत की पहली बहुउद्देशीय दामोदर घाटी परियोजनाएं थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर और ये 1948 में चालू हुई थी। भाई यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है गंग नहर। और ये 1950 के बाद कह सकते हैं, 1950 में चालू हुई थी, मतलब प्रॉपर तरीके से 1950 के बाद इसको माना जाता है। यदि विश्व की बात करें, तो विश्व में यूएसए ने 1933 में टेनिस नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरुआत की थी। लेन दो, इसको इच्छा हो तो लिख लेना। विश्व की कौन सी? टेनेसी पर। कब? 1933 में। किसने की थी? यूएसए ने। तो राजस्थान भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी है, वहीं राजस्थान की पहली परियोजना गंग नहर को माना जाता है। इससे पहले अपन ने सिंचाई के साधन देखे कि राजस्थान में सिंचाई के मुख्य रूप से किन का योगदान है, किन किन के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसमें कुएं, नलकूप, नहर, तालाब। उसके अलावा अपने देखा सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण किया, लघु, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजनाएं। और अब देख रहे हैं अपन बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये क्या होती है। वे परियोजनाएं जिनके दो या दो से अधिक उद्देश्य हों, उनको अपन बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे सिंचाई करना हो, पेयजल आपूर्ति भी कर रही है, जल विद्युत भी बना रही है ना। और राजस्थान की पहली जल बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंग नहर। लिख लो, तब फटाक से बता देना।
भाई लिख लो, जो जोड़ लिख लिए वो बता देना पहले। लिख लिया सर। अरे वाह। हाँ सानी लिख लिया। यस सर। ओके, तो ये तो अपन ने बात की कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। अब देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, या जिनका राजस्थान में योगदान है, या जिनका राजस्थान का कुछ भाग है। अब ये जो चैप्टर है, अब बहुत सारे चैप्टर को आप बहुत किसी भी किताब में से बहुत आसानी से पढ़ ले, पर ये चैप्टर ऐसे हैं जिनका जब एक बहुत ही प्रॉपर वर्गीकरण नहीं हो ना, तो इसमें आदमी घूम जाता है कि क्या सिंचाई परियोजना पढ़े, क्या नहर परियोजना पढ़े, या लिफ्ट नहर परियोजना पढ़े, क्या पढ़े। इन चैप्टरों को बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से चलाना होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें, कब कौन सी चीजें समझनी पहले, कब कौन सी, है ना। तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। अब राजस्थान में दो तरह की बहुउद्देशीय परियोजना है, ये राजस्थान की है। एक तो नदियों से रिलेटेड और एक नहरों से रिलेटेड। नदियों के माध्यम से भी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है, और नहरों के माध्यम से भी राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है ना। कौन कौन सी? एक तो नदी, दूसरा नहर। इसे अपन यू बोल दो, पूरा लिखना है, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, नहर बहुउद्देशीय परियोजना। अपन नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, तो सबसे पहले देखने वाले हैं, एक तो है चंबल। चंबल का नाम सुना है? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। एक है माही, चंबल, माही, उसके अलावा भाखड़ा नागल, ये भाखड़ा नागल किस पर है? सतलज पर।
भाखड़ा नागल, उसके अलावा अपन देख सकते हैं ब्यास, बहुउद्देशीय परियोजना। आप बात करोगे सर ये ब्यास राजस्थान में कहाँ से आ गई? राजस्थान में तो नहीं आई, पर इनके माध्यम से तो नहरें आ ही रही हैं। भाखड़ा नागल राजस्थान में है क्या? सतलज नदी राजस्थान में नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिए पानी का सोर्स तो मिल रहा है। एक है रेणुका जी, ये गिरी नदी पर है। आगे लिख सकते हो बहुउद्देशीय परियोजना। एक है लखवार, ये तो नाम के लिए रेणुका जी, लखवार, इनका राजस्थान का योगदान बहुत नाम मात्र का है। लखवार है यमुना नदी पर। ये कुल 6 नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं के बारे में अपन देखने वाले हैं, और बहुत विस्तार से। फिर से आपकी कुछ नदियां उठ उठ कर आएंगी, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ जाकर मिलती हैं, तो तैयार रहे इन सब चीजों के लिए। अभी इसे लिख लो, आगे तैयार रह लेना। चंबल, माही, भाखड़ा नागल, ब्यास, रेणुका जी और लखवार। सर हट जाओ। हट गए साहब। लिख लो तब बता देना। लिख लिए सर। ओके, और अब पहली डाल लीजिए चंबल बहुउद्देशीय परियोजना।
चंबल, बहुउद्देशीय परियोजना। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, कोई बताएगा? जनापाव हिल्स इंदौर। कहां से बंसीगा? जनापाव हिल्स जनापाव हिल्स। और कौन से राज्य से? इंदौर। इंदौर। इंदौर कहां पर है? इंदौर पता नहीं, एमपी यूपी में होगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई ऐसे तो, जितना बताया वो सब माटी है? इंदौर एमपी में है। जो चंबल नदी है वो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है ना? तो मध्य प्रदेश से निकलती है तो स्वाभाविक है कि इसमें राजस्थान का और किसका इन्वॉल्व होगा? मध्य प्रदेश का। तो इसमें लिखिए यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। हालांकि जो चंबल नदी है वो यमुना में जाकर मिलती है। कहां पर? यूपी में जाकर मिलती है। यूपी में जाकर मिलती है ना। लेकिन ये परियोजना किस किस की है? ओनली राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान और एमपी का योगदान, जो असली क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा यहां से पूछा जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कितना भाग है? तो राजस्थान और एमपी 50-50 के अनुपात में शामिल है। 50% किसका? राजस्थान का। 50% किसका? राजस्थान मध्य प्रदेश का। 50% इसमें भाग राजस्थान का है और 50% भाग किसका है? मध्य प्रदेश का है। इस परियोजना में राजस्थान और एमपी दोनों बराबर के भागीदार हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन अब तक सबसे ज्यादा माही परियोजना के बारे में पूछा गया है कि माही परियोजना में राजस्थान गुजरात में कितना योगदान है ना? तो उसी तरीके से इसमें कौन सा आ जाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 50-50% दोनों का बराबर योगदान है। और जितनी ये परियोजनाएं चलाई जाएंगी तो इसमें क्या किया जाएगा? बहुउद्देशीय परियोजना है ना? तो बहुउद्देशीय अलग अलग उद्देश्य होते हैं। इन सबको पूरा करने के लिए पहला कार्य क्या होता है कि ऐसा क्या किया जाए इन नदियों पर कि बहुत सारे उद्देश्य अपने पूरे हो जाए? सोचो सोचो। बांध बनाए जाए। बांध बनाए जाए, है ना? तो इन नदियों पर अलग अलग बांध बनाए जाते हैं। उन बांधों के माध्यम से, भाई डैम होंगे उससे तो जल विद्युत उत्पादन होता है। बिजली का उत्पादन किससे होता है? डैमों के माध्यम से। और बांधों के माध्यम से एक जगह पानी को इकट्ठा करके पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है, सिंचाई की आपूर्ति की जा सकती है ना? तो ये सब किसके माध्यम से संभव है? क्या करना पड़ेगा इन सबके लिए? बांध बनाए जाते हैं, है ना? तो चंबल नदियों पर अलग अलग चरणों में बांध बनाए गए, है ना? तो अपन अगली लाइन लिखो। इसमें 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। कितनी बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए हैं 3 चरणों में। इस परियोजना में 3 चरणों में कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं जो अपन चंबल पढ़ रहे थे तब भी इन बांधों का थोड़ा बहुत जिक्र जरूर हुआ होगा। तो प्रथम चरण की बात करें तो सबसे पहला अपन ने देखते हैं कि एक डैम गांधी सागर का नाम देखा था अपन ने।
है ना। याद करो जब चंबल नदी अपन बना रहे थे, सबसे पहले किसका नाम आया था? गांधी सागर का। तो पहले चरण में एक तो गांधी सागर आया, और उसी के साथ आया कोटा बैराज। द्वितीय चरण की बात करें तो अपन ने एक बात की थी राणा प्रताप सागर बांध की। यस या नो? यस सर। हाँ, राणा प्रताप सागर। और ये कहां पर है? चित्तौड़। चित्तौड़ में ये राणा प्रताप सागर बांध है। जिसके बारे में अपन ने लिखा था ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। तृतीय चरण की बात करें तो एक अपन ने पढ़ा था जवाहर सागर का नाम। किसका नाम पढ़ा था? जवाहर सागर का नाम पढ़ा था। या जिसे जवाहर सागर और दूसरा क्या कह देते हैं? कोटा डैम। और ये कहां पर है? कोटा और बूंदी में। जवाहर सागर या कोटा डैम। तो इस तरह 3 चरणों में कितने बांधों का निर्माण किया गया? 4 बांधों का निर्माण किया गया। पहला गांधी सागर, दूसरा कोटा बैराज, तीसरा राणा प्रताप सागर और चौथा जवाहर सागर या कोटा डैम। इन 4 बांधों का 3 चरणों में निर्माण किया गया और इन 4 बांधों के माध्यम से अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति की गई है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का योगदान कितना है? 50-50% है इन चारों में। राजस्थान और एमपी का योगदान कितना है? 50-50%। फटाफट से लिख लो। लिख लो तो बता देना। लिख लिया सर। अच्छा, सबने लिख लिया? यस सर। किसी ने यस नहीं सर। लिखा हो तो बता देना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का बराबर का पार्टिसिपेशन है, 50-50%। इसमें 3 चरणों में कितने बांधों का निर्माण किया गया? 4 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम गांधी सागर और कोटा बैराज का प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर का, और तृतीय चरण में जवाहर सागर या कोटा डैम का निर्माण किया गया। देखो, हालांकि अपन वहां भी इन चीजों को देख चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है। एमपी इंदौर से अपन क्या निकली? चंबल। और यहां पर एक बांध बना हुआ है इसमें, गांधी सागर। यदि अपन चंबल नदी की बात करें तो इस तरह यमुना में आकर मिलती है।
कहां पर, यूपी में। एमपी से निकली और एमपी में पहला बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध है, जो कहां पर है, एमपी में स्थित है। उसके बाद यहां पर जैसे ही प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ में बांध है, कौन सा, राणा प्रताप सागर। और इसी पर राजस्थान परमाणु विद्युत गृह बना हुआ है। यहीं पर क्या बना हुआ है, रावत भाटा परमाणु रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। परमाणु संयंत्र लगा हुआ है राणा प्रताप सागर में बिजली उत्पादन के लिए। उसके बाद अपना एक कौन सा है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये है अपना जवाहर सागर या कोटा डैम। ये तो हुआ अपना तृतीय चरण में, और पहले ही चरण में एक और हुआ था, कोटा बैराज। पहला गांधी सागर एक बांध ही हो गया, पर राणा प्रताप सागर बांध हो गया, है ना, जवाहर सागर है, कोटा डैम और कोटा बैराज। अब कोटा बैराज शुरुआत चरण में इसके एक दो ही उद्देश्य थे, बिजली का उत्पादन नहीं होता था। इसमें दो नहरें निकाली गई हैं, और दो नहरों के माध्यम से, एक तो बाई तरफ से है और एक दाई तरफ से है। बाई तरफ की नहर है वो कोटा और बूंदी के लिए सप्लाई करती है, और वहीं जो दाई तरफ की नहर है वो कोटा, बूंदी और मध्य प्रदेश तक जाती है। इसके लिए दो नहरें निकाली गई, एक नहर बाई तरफ और ये दाई तरफ। ये कवर कर रही है कोटा, बूंदी और एमपी तक जा रही है, ये कोटा बैराज से। और ये कोटा और बूंदी में, कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई, बाई नहर और दाई नहर। ये दाई नहर है और ये बाई नहर है। फिर से एक बार इधर ध्यान दे लो यदि नहीं देखा हो तो। सबसे पहले एमपी से क्या, कौन सी नदी निकली, चंबल नदी निकलती है। एमपी से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे एक बांध है, कौन सा, गांधी सागर बांध है, जो कहां पर स्थित है, एमपी में स्थित है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है, जिस पर रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह भी लगा हुआ है ना। उसके बाद जवाहर सागर या कोटा डैम बना हुआ है, कहां पर, कोटा बूंदी में, है ना। उसके बाद कोटा बैराज कहां पर है, कोटा में, जिससे दो नहर निकाली गई, एक तो बाई तरफ और एक दाई तरफ। दाई तरफ जो नहर जा रही है वो कोटा, बूंदी और एमपी को कवर कर रही है, और बाई तरफ वाली कोटा और बूंदी को कवर कर रही है ना। तो ये जगह का नाम लिखना चाहो यहाँ पर, तो ये चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर, ये कोटा डैम, कोटा बूंदी, कोटा बैराज की बात करोगे तो ये कोटा। और ऐसा नहीं एक साल बन के तैयार हो गए, इन्होंने बहुत लंबा साल लगाया, 30-40 वर्ष इन योजनाओं को पूरा होने में लग जाती है।
तो ऐसे ही प्रथम चरण की अपन बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो अपन एक टॉपिक में बहुत देर तक रुकते हैं और एक चीज का आप इतनी बार नाम सुनते हो कि वो चीजें वैसे याद होनी जानी चाहिए, फिर भी याद नहीं होती है, तो बड़ी दुख की बात होती है। तो प्रथम चरण में बात करें तो सबसे पहले कौन सा है? गांधी सागर। और ये स्थित है मंदसौर, एमपी में। एमपी में कौन सी जगह है? मंदसौर जगह है। एमपी में कौन सी जगह है? मंदसौर, एमपी में। इसके अलावा यदि इसकी शुरुआत की बात करें कि कब से ये बनना शुरुआत हुआ, तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1959 में। आज के नहीं है कोई सोचे कि अभी बने ये 2-4 साल में। कब बना? 1959 में। अब मैंने एक चीज और लिखवाई थी गांधी सागर पर, कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, और राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखो मैंने लिखवाया था कि गांधी सागर चंबल नदी पर सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन चंबल नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, है ना। चंबल नदी पर सबसे बड़ा व ऊंचा बांध। और राजस्थान में सबसे बड़ा ऊंचा बांध राणा प्रताप सागर। यदि इसमें विद्युत उत्पादन की बात करें तो इस पर 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगाई हुई है। 5 यूनिट, और प्रत्येक से कितनी यूनिट मेगावाट उत्पादन होती है बिजली? 23 मेगावाट। टोटल कितनी हो गई थी पंजो? 115 मेगावाट। तो इससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फटाफट लिख लो, और लिख लो तब बता दो। तो गांधी सागर से कितनी यूनिट का उत्पादन हो रहा है? 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये चंबल नदी का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा बांध है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में इस चरण की शुरुआत हुई थी। लिख ले तब बता देना।
लिख लिए लिख सर। लिया क्या? यस सर। अब प्रथम चरण में और किसका निर्माण हुआ था? कोटा बैराज का। अब ये भी उठा देगा। कोटा बैराज। कोटा बैराज कहां पर है? कोटा में। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। टाइम तो नहीं है पर इंक डाल लेता हूं क्योंकि बार बार दिक्कत आ ही रही है। शुरुआत कब हुई थी? कोटा में। इस पर बिजली का उत्पादन नहीं होता, इससे केवल सिंचाई की आपूर्ति होती है। इससे केवल सिंचाई की आपूर्ति होती है। सिंचाई की जाती है, इससे क्या नहीं होती है? बिजली उत्पादन। जिसके लिए दो नहरें निकाली गई हैं, बाई नहर और दाइन नहर। सिंचाई हेतु दो नहरें। और दो नहरें कौन कौन सी हैं? बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर की बात करें तो ये कोटा और बूंदी। और दाई नहर की बात करें अपन तो अपन ने देखी, देखो एक तो ये जा रही बाई की तरफ और दाई तरफ ये जा रही। ये किसको सुपूर्ति करी? कोटा, बूंदी और एमपी को। कोटा, बूंदी, एमपी, दाइनेर और बाइनेर कोटा और बूंदी ओनली। सर आज के लिए बस। क्या? आज के लिए बहुत है। टाइम हुआ नहीं बहुत है। ये तो अधूरी रह गई अपनी, ये तो। अब कौन से अधूरे रह गई?
ये चंबल परियोजना। तो 2 ही तो बच रहे हैं इसमें। अभी से तो बहुत है इसमें। ये अभी अपन देखेंगे बाई नहर कोटा बूंदी और कोटा बूंदी एमपी। अब इन नहर सिंचाई के लिए इससे 14 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। कितनी? 14 लिफ्ट नहर। किससे? कोटा बैराज से। लिफ्ट नहरें क्या होती हैं? लिफ्ट क्या होती हैं? लिफ्ट नहरों के माध्यम से एक तो ये नहरें निकल गई हैं। अब इनके माध्यम से आसपास पानी पहुंचाने के लिए और एक एक और एक्स्ट्रा नहर बोल दो जैसे, है तो ये ना? क्यों निकाली फालतू में ही? क्या फालतू में क्यों निकालते हो? याद और करनी पड़ती है। फालतू में क्यों निकालते हैं? यदि याद और करनी पड़ती है इनको। फालतू खाएं, फालतू नहीं है वंशिका ये। कितने लोगों की पानी में पीने को मिलता है, कितने लोगों को खेतों के लिए पानी मिलता है। फालतू खाएंगे। चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और कर लो बस। फर्स्ट ये चरण तो पूरा कर लो, ठीक है, द्वितीय चरण कल कर लेंगे। अब तो खुश नहीं। 5 मिनट बस, प्रथम चरण हो जाए। इससे केवल सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। और सिंचाई के लिए कौन कौन सी 2 नहरें निकाली गई हैं? बाई नहर कोटा बूंदी और दाई नहर कोटा बूंदी एमपी। इस लिखो, दाई नहर पर कुल 14 लिफ्ट नहरें हैं। जिसमें से 8 राजस्थान में है। लिफ्ट नहरें मतलब ये तो निकाली गई थी, और इसके अलावा और पानी की सप्लाई करके लेने के लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनाए गए हैं। उनमें क्या होता है, एक जगह पानी को इकट्ठा करके थोड़ा सा ऊंचा करके फिर पानी की सप्लाई की जाती है। तो ये 8 है, इन 8 का नाम लिख लो, उसके बाद तुम चले जाना बस। तो देखो, राजस्थान में स्थित 8 लिफ्ट नहरें। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलकर जब अपन आईजीएनपी और गंगा नहर पढ़ेंगे, वहां की सारी लिफ्ट नहरें अपन को बिल्कुल एकदम परफेक्टली याद होनी चाहिए। ये पूरा मिटाना पड़ेगा तभी कवर होंगी। ये लिख लो तब बता देना। कॉमन लिख लिया? यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बोल सकता है। ट्रिक जिले, सॉरी जिले नहीं, पहले लिफ्ट नहर तो बात कर लें, और जिला। ट्रिक की बात करें अपन, दीपक,
गणेश आ दीपक गणेश आकर सो जा। धिंगोद पचेल कचारी दीपक गणेश आ सोजा, जिसमें धिंगोद पचेल कचारी गणेशगंज अंतलिप्त धिंगोद है साहब कोटा में। पचेल 12, कचारी 12, क्या कोटा बूंदी है, पर ये लिफ्ट नहर तो पानी की ये एक्स्ट्रा और सप्लाई कर रही है। कोटा बूंदी ये नहरों के माध्यम के अलावा ये जो लिफ्ट नहर है ये और एक्स्ट्रा क्षेत्र कवर कर रही है। गणेशगंज 12, अंतालिप्त 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ। अंता माइनर ये भी 12 में है। सोरखंड ये भी 12 में ही है। जालीपुरा ये कोटा में है। दीपक गणेश आ सोजा, धिंगोद पचेल कचारी गणेशगंज अंतलिप्त अंता माइनर सौरखंड जालीपुरा। मैं सोचता हूँ आज के लिए बहुत है, नहीं तो फिर